Hello everyone, welcome to my channel. In today's session we are going to deal with some important MCQs of general agriculture, and this video is going to target all agriculture competitive exams like AFO, NSCL, AAO, CWC, etc. Now let's begin the session, but before that make sure you have liked this video and subscribe this channel by pressing the bell icon and share this video more and more among your friends. Here this is question 1. What is the primary type of coffee beans produced in Brazil? तो ब्राज़ील जो कंट्री है वहाँ पे जो टाइप ऑफ कॉफ़ी बीन्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो किस टाइप की होती हैं प्राइमरी? ऑप्शंस है अराबिका, रोबस्टा, लिबेरिका, नन. तो जो कॉफ़ी होती है, अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो यहाँ पे पर्टिकुलरली कंट्री जो पूछी है वो ब्राज़ील के बारे में पूछी कि स्पेसिफिकली ब्राज़ील में किस टाइप की कॉफ़ी बीन्स प्रोड्यूस होती हैं. अगर हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसका साइंटिफिक नेम. कॉफ़ी साइंटिफिक नेम इज़, कॉफ़ी से बन जाएगा कॉफ़िया. कॉफ़िया स्पीशीज़ बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ आती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये आपके पास लिस्ट है अराबिका, रोबस्टा, लिबेरिका. ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेनली दो टाइप की कॉफ़ीज़ प्रोड्यूस होती हैं. इंडिया में प्रोड्यूस होती है कॉफ़ी जो है अराबिका एंड रोबस्टा. अराबिका का साइंटिफिक नेम होता है कॉफ़िया अराबिका और दूसरी होती है रोबस्टा. ठीक है, बट इन दोनों में ही डिफरेंस होते हैं. जो अराबिका होती है वो हमारी होती है क्रोमोज़ोम की अगर बात करें, क्रोमोज़ोम नंबर की अगर हम बात करें तो जो अराबिका कॉफ़ी होती है, अराबिका का जो क्रोमोज़ोम है इट इज़ टेट्राप्लॉइड, यानी ये 2n=4x होता है, दैट इज़ 44. और जो रोबस्टा कॉफ़ी है, रोबस्टा कॉफ़ी जो है वो डिप्लॉइड है, दैट इज़ 2n=2x होता है, यहाँ पे आ जाएगा 22. तो ये इसका क्रोमोज़ोम नंबर होता है. कॉफ़ी की ओरिजिन प्लेस की बात करें तो कॉफ़ी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है दैट इज़ इथोपिया. यहाँ लिख देती हूँ, इथोपिया में ये ओरिजिनेट हुई थी. अपने इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस्ड हुई थी तो याद रखना है, इंडिया में 16th सेंचुरी के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस्ड हुई थी. एक मुस्लिम ट्रैवलर था, कोई मुस्लिम यात्री था, उसने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था और उसका नाम इम्पॉर्टेंट है. उस पर्सन का जो नाम है दैट इज़ बाबा बुदन. ओके, बाबा बुदन. तो बाबा बुदन कोई पर्सन था जिसने 16th सेंचुरी में इथोपिया से कॉफ़ी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था. और पर्टिकुलर प्लेस ही अगर आपको याद रखने कि इंडिया में भी कौन सी पर्टिकुलर प्लेस में कॉफ़ी इंट्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट टाइम, तो याद रखना है कर्नाटका में एक प्लेस है चिकमंगलौर करके. ठीक है, जैसे बेंगलोर है वैसे चिकमंगलौर एक प्लेस है. आई राइट हियर चिकमंगलौर प्लेस जो है ये बेंगलोर या कह सकते हैं स्टेट की बात करें तो कर्नाटक का जो स्टेट है, कर्नाटक का जो स्टेट है वहाँ पे पड़ती है. तो ये जो पर्सन था इन्होंने सबसे पहले इंडिया में, भारत में चिकमंगलौर यानी कर्नाटका में कॉफ़ी को जो था इंट्रोड्यूस करा था. ये थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया कि कॉफ़ी के बारे में. इसके बाद अगर हम बात करें कॉफ़ी की और डिटेल के बारे में तो कॉफ़ी से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है, दैट इज़ CCRI. इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट. और ये जो इंस्टीट्यूट है इट इज़ लोकेटेड इन, ये हमारा बेंगलोर में ही लोकेटेड है जहाँ पे कॉफ़ी इंट्रोड्यूस हुई थी ना, चिकमंगलौर बेंगलोर के पास. तो इसका इंस्टीट्यूट जो है ये भी बेंगलोर कर्नाटक में ही हमारा लोकेटेड है. ये इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद अगर इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है उसकी बात करें तो कॉफ़ी का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड दैट इज़ ब्राज़ील. तो सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी प्रोड्यूस हो रही है वो ब्राज़ील में हो रही है. और ये क्वेश्चन भी जो है ब्राज़ील से रिलेटेड है कि ब्राज़ील में किस टाइप की कॉफ़ी प्रोड्यूस होती हैं. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में कौन से टाइप की कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ ऑप्शन फर्स्ट अराबिका इज़ द राइट आंसर. यहाँ पे अराबिका हमारा करेक्ट हो जाएगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़, वेयर आर द एपिकल मेरिस्टेम मोस्ट एक्टिवली लोकेटेड इन यंग प्लांट. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा एक्टिवली कहाँ पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, प्लांट के अंदर किस
लोकेशन में ये पाए जाते हैं। स्पेशली यहाँ पे पूछा गया एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम की बात हो रही है, ध्यान रखना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है एपिकल मेरिस्टेम कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शंस आप फर्स्ट वन है हमारा लोकेटेड एट द बेस ऑफ स्टेम एंड रूट, नेक्स्ट है लोकेटेड एट टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट, थर्ड इज विद द टिश्यू विद इन द लीफ टिश्यू, और लास्ट है एट बार्क, जो बार्क होती है वहाँ पे लोकेटेड है। तो इन चारों में से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है? राइट ऑप्शन क्या है, इससे जानने से पहले हम थोड़ा सा जो है डिटेल देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, ठीक है। आपको पता होगा कि प्लांट्स में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते क्या है, व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एक ऐसा टाइप का टिश्यू होता है, आप सबको पता है टिश्यू का मतलब ही क्या होता है। टिश्यू का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज़ का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स जो होते हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, उनके ग्रुप को, उनके झुंड को हम बोलते हैं टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का मतलब ये होता है कि उनके जो सेल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा एक्टिवली डिवाइडिंग, मतलब उनके जो सेल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से अपने आप को डिवाइड करेंगे। एक सेल से मल्टीपल सेल्स फॉर्म होते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में, क्विकली फॉर्म होते हैं। इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है, थिन सेल वॉल होती है इनकी, ये ध्यान रखना है। सेल वॉल इनकी बहुत ज़्यादा पतली होती है, बहुत एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। और जहाँ जहाँ भी प्लांट्स में ग्रोथ बहुत फास्ट होती है वहाँ पे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? सो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। फर्स्ट वन है हमारा apical meristematic tissues, second one is intercalary meristematic tissue, और last third one is lateral meristematic tissues, and these are the location of these tissues। बात करते हैं नंबर 1 apical meristematic tissues की। तो apical meristematic tissues जो होते हैं एकदम यहाँ पाए जाते हैं, जो हमारा मेन स्टेम होती है उसके एकदम टॉप पोर्शन में पाए जाते हैं apical meristematic tissues। और ये मेनली प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, इनका बेसिक फंक्शन होता है प्रोवाइड्स द ये मेनली हाइट इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जहाँ टिप में प्रेजेंट होते हैं, टिप की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये टिप फर्दर इंक्रीज करेगा हाइट में, दैट इज़ ड्यू टू द फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं ये 2 नोड्स के बीच में पाए जाते हैं। नोड्स क्या होती है? जो लीव्स होती हैं ना, जहाँ से लीव स्टार्ट होती है, जैसे ये हमारा मेन स्टेम है, यहाँ से लीव्स स्टार्ट हुई है और दूसरी लीव्स यहाँ से स्टार्ट हुई है। इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज़ इंटरनोड, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ओके। ये पर्टिकुलरली लीव्स वगैरह इन सब की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। लास्ट वन, थर्ड वन है हमारे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ गिर्थ। मतलब पेड़ जो होता है एक तो लंबाई में ग्रो होता है और दूसरा जो गिर्थ होती है ऐसे में, ओके, हॉरिजॉन्टली वो कितना फैल रहा है, दैट ग्रोथ इज़ मेनली कंट्रोल्ड बाय द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ये एक फिगर है। इसके अलावा ये नेक्स्ट फिगर है फिगर, इसमें भी आपको बताया गया है कि ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं 2 जगह पाए जाते हैं। अगर हम प्लांट का पोर्शन देखें, अबव ग्राउंड जो होता है दैट इज़ कॉल्ड शूट, हम उसको शूट बोलते हैं, और जो ग्राउंड के नीचे होता है बिलो ग्राउंड पोर्शन दैट इज़ नोन एज रूट्स, ओके। अभी जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आप देख रहे हैं फिगर में, ये 2 जगह प्रेजेंट हैं बेसिकली हमारे। आप अच्छे से जूम करके इसको हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टिप वाला पोर्शन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सबसे नीचे रूट्स में भी जो सबसे नीचे टिप वाला पोर्शन है इसको भी हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ यहाँ पे भी लोकेटेड हैं। तो आप देख सकते हैं जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो एकदम टिप्स वाले पोर्शन में पाए जाते हैं, चाहे वो टिप शूट का टिप हो चाहे वो रूट्स का टिप हो, वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अगेन इनका काम होता है ग्रोथ को इंक्रीज़ करना। अगर शूट में है तो शूट की लंबाई को इंक्रीज़ करेंगे, नीचे रूट्स में है तो रूट्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनको ग्रो करेंगे। इसके बाद इंटरकैलरी आप देख सकते हैं, और ये हमारा लेटरल हो गया जिसको जो हमने अभी डिस्कस करा था। नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन।
तो अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं सबसे ज़्यादा एक्टिवली कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये एकदम शूट और रूट के टिप्स में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एट द टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू प्लांट्स ऑफ डिसिमिलर जीनोटाइप्स नोन एज। अगर हम दो प्लांट्स को क्रॉस करते हैं जिनका जीनोटाइप आपस में बिल्कुल डिफरेंट है, डिसिमिलर है जी, तो उस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस आर म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। सो जीनोटाइप क्या होता है? दो टर्म्स होते हैं, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। बेसिकली यहाँ पे जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप कैसा होता है? जेनेटिक मेकअप्स का मतलब कि उनकी जीन्स का कंपोजिशन कैसा है। मेकअप का मतलब यहाँ पे है कंपोजिशन से। ओके, सो कंपोजिशन कैसा है, बनावट कैसी है, दैट इज अंडरस्टूड एज जीनोटाइप। सो अगर हम ऐसी टू डिफरेंट वैरायटीज़ लेते हैं, दो डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं जिनका जीनोटाइप एकदम डिसिमिलर है, एकदम डिफरेंट एक दूसरे से, उनको अगर हम क्रॉस करते हैं तो उस क्रॉस को क्या बोलेंगे? दैट इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अभी परफॉर्म कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन? ये डिपेंड करता है कि प्लांट किस टाइप का है। सपोज एक प्लांट होता है, इसके मेनली हम जो क्रॉसिंग कराते हैं प्लांट्स में उनके फ्लावर से क्रॉस कराते हैं। सपोज़ ये हमारा प्लांट 1 है और ये प्लांट 2 है। प्लांट 1 के जो फ्लावर्स हैं हमारे पास उसमें से फीमेल है। ओके, फीमेल इज़ रिप्रेजेंट बाय दिस सिंबल। और दूसरा जो पेरेंट है उसके जो फूल हैं उनके फूलों में क्या है कि मेल पार्ट्स, मेल और फीमेल पार्ट मान सकते हैं दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, या कोई एक एब्सेंट है या मान लेते हैं सिर्फ हम मेल प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे डिसिमिलर प्लांट्स हैं उसके मेल के जो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट में क्या आता है? फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसमें आते हैं हमारे एंथर। एंथर में बनते हैं पोलन ग्रेन्स। मेनली पोलन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन के लिए, क्रॉसिंग के लिए। उसके बाद हम इन पॉलन्स को कलेक्ट करेंगे, फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं उसके ऊपर डस्टिंग कर देंगे। फिर आफ्टर दैट वी कैन इस प्रोसेस को क्या करेंगे, जब हम मेल पार्ट रिमूव करेंगे दैट इज़ कॉल्ड इमेस्कुलेशन। ठीक है, मेल पार्ट्स को रिमूव कर देंगे या फिर हम उनके पॉलन कलेक्ट करके किसी दूसरे जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाला फीमेल पेरेंट है उसके ऊपर हम डस्ट कर देंगे। फिर हम उसकी प्रॉपर बैगिंग कर देंगे ताकि उनको प्रॉपर टाइम मिल जाए पॉलिनेशन होने का। उसके बाद जब प्रॉपर पॉलिनेशन हो जाएगा उसके बाद हम वो बैग रिमूव करेंगे और फिर वो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा। तो दैट इज़ अ टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। Next question, question 4th is little leaf in mango, lychee, cashew is due to the deficiency of। So ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्लांट्स में, ये सब प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। व्हाट आर नोन एज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेनली जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन या फिर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। जबकि जो डिसीजेज होती हैं वो मेनली हो सकती है हमारे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, विरोइड्स, इन सब की वजह से। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है दे आर समथिंग डिफरेंट। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है मैंगो में, लीची में, यहाँ पे कॉमा होगा, मैंगो, लीची एंड कैश्यू, इन तीनों में क्या प्रॉब्लम होती है? लिटिल लीफ की प्रॉब्लम होती है। ये किस डेफिशिएंसी की वजह से होती है? किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण जो होती है लिटिल लीफ की प्रॉब्लम होती है? यू कैन सी इन दिस फिगर, ये जो फिगर है इसमें ये मैंगो प्लांट का फिगर है। दिस इज़ द प्लांट ऑफ मैंगो। ठीक है, तो मैंगो का ये प्लांट है। मैंगो की आपने देखा होगा सबने नॉर्मल लीव्स का साइज़ कितना बड़ा होता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गुच्छा है ये पर्टिकुलरली ये लीव्स जो हैं थोड़ी सी साइज़ में छोटी हैं और अलग ही इनमें कर्लिंग हो रखी है, अपवर्ड कर्लिंग टाइप का आपको दिख रहा होगा सिम्टम। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर मेनली किस न्यूट्रिएंट की वजह से होता है? इसके लिए जो न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये आपको ये भी याद रखना है कि वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे ही मैंने बोला तो मे बी आप ऑप्शन गैस कर सकते होगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट मैंने अगर बोला है तो कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो लिटिल लीफ कॉज करता है। क्योंकि अगर ऑप्शंस अगर हम देखें तो यहाँ पे
आपको पता होगा मिनरल्स जो होते हैं प्लांट्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, माइक्रो जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। मैक्रो में फर्दर दो कैटेगरीज बन जाती हैं, प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी में आता है हमारा एन, पी, के, दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी में हमारा आता है सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम तो हमारा मैक्रो में आता है और फॉस्फोरस भी हमारा मैक्रो में आता है। तो ये दो ऑप्शंस हमारे निगलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो लिटिल लीफ इन मैंगो, लीची, कैश्यू नट में होती है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की वजह से होती है। तो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट अब बचा हमारे पास आयरन और जिंक। तो वेल यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक। ठीक है, मेनली जो लिटिल लीफ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है मैंगो, लीची और कैश्यू नट में वो होती है जिंक की वजह से। लीव्स जो हैं आप देख सकते हैं फिगर में इस तरह से छोटी साइज़ की हो जाती है, नॉर्मल साइज़ से काफ़ी कम साइज़ रह जाता है। ये जिंक की वजह से ये प्रॉब्लम जो होती है देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस तरीके के सिम्टम का क्या नाम होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ नोन एज रोजेट अपीयरेंस। इसको हम बोलते हैं रोजेट अपीयरेंस। पत्ते का साइज़ नॉर्मल साइज से छोटा हुआ, स्मॉल लीव्स हो जाएंगी, ओवरऑल प्लांट छोटा हो जाएगा, दैट इज़ टर्म्ड एज रोजेट अपीयरेंस। ओके, अब हम अगर बात कर रहे हैं कि लिटिल लीफ की, तो इसके बारे में मैं एक और चीज़ हम याद कर लेते हैं, एक और फैक्ट, या फिर फैक्ट नहीं, हम इसको नोट करके आप इसको अलग से नोट कर सकते हो। लिटिल लीफ की जो प्रॉब्लम है वो एक और क्रॉप में होती है, वो हमारे इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है, दैट इज़ ब्रिंजल। ब्रिंजल जो होता है बैगन, ठीक है, इसको हम एक और नाम बोल से जानते हैं, दैट इज़ एग प्लांट। ओके, ब्रिंजल को ही एग प्लांट बोलते हैं, इंडिया की ओरिजिनेट क्रॉप है ये बैगन, ब्रिंजल। ब्रिंजल में भी लिटिल लीफ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बट ब्रिंजल में जो लिटिल लीफ की प्रॉब्लम होती है वो जिंक की वजह से नहीं होती, उसका रीज़न कुछ और होता है। ठीक है, वैसे तो लिटिल लीफ जो होती है वो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है, लेकिन ब्रिंजल के केस में क्या होता है, ये इसका रीज़न कुछ और होता है, इट इज़ नॉट ड्यू टू द जिंक। इसको हम अलग से थोड़ा यहाँ पे साइड में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ब्रिंजल की लिटिल लीफ की प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है। लिटिल लीफ इन ब्रिंजल, सो ब्रिंजल में जो लिटिल लीफ की प्रॉब्लम है वो होती है मेनली फाइटोप्लाज्मा से। फाइटोप्लाज्मा या फिर माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, एमएलओ जिसको बोलते हैं, वो सेम यही होता है। सो जो माइकोप्लाज्मा होते हैं या फाइटोप्लाज्म होते हैं उनकी वजह से लिटिल लीफ प्रॉब्लम होती है, और ये फाइटोप्लाज्मा से जो प्रॉब्लम हो रही है इसको फर्दर आगे ट्रांसमिट करने का जो काम होता है, या फिर वी कैन से जो उसको ट्रांसफ़र करता है, दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर। इसका जो वेक्टर है वो एक इंसेक्ट होता है। ठीक है, वो इंसेक्ट है हमारा लीफ माइनर। एक लीफ माइनर इंसेक्ट होता है जो इस फाइटोप्लाज्मा को फैलाता है और लिटिल लीफ जो है ब्रिंजल में कॉज करता है। अब इस लीफ माइनर का साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए। जो वेक्टर है या जो इंसेक्ट लीफ माइनर जो फाइटोप्लाज्मा को फैलाता है और लिटिल लीफ इन ब्रिंजल कॉज करता है, उसका साइंटिफिक नेम है, उस इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम है सेस्टियस, CESTIUS, सेस्टियस फाइसिटिस, PHYCITIS, Cestius ficetus. So Cestius ficetus is the scientific name of the leaf miner, which is a vector to cause little leaf in brinjal. ओके, सो यहाँ पे हमने डिटेल डिस्कस कर लिया है कि लिटिल लीफ की प्रॉब्लम मैंगो, लीची, कैश्यू में तो जिंक डेफिशिएंसी से होती है, बट इन केस ऑफ ब्रिंजल इट इज़ ड्यू टू माइकोप्लाज्मा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माइक्रोन्यूट्रिएंट हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए स्पेसिफिकली कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शंस आर बोरोन, आयरन, जिंक एंड कैल्शियम. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज बोरोन. तो जो पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? तो पॉलिनेशन के लिए प्लांट में क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो पॉलन की डेवलपमेंट है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. ठीक है,
ये सब जो फंक्शंस होते हैं इट इज़ अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय द माइक्रोन्यूट्रिएंट बोरोन। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन सा है जो प्लांट के पॉलिनेशन में हेल्प करता है, दैट इज़ बोरोन। इसके अलावा जो बोरोन होता है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम डेफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोरोन और कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स मेनली कहाँ पाए जाते हैं, टर्मिनल बड में, टर्मिनल बड। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये कि जो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती हैं, दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड अदर वन इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो रिक्वायरमेंट जो होती है इट इज़ इन मोर अमाउंट, whereas द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज इन लेस अमाउंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी में आता है NPK और सेकेंडरी में आता है हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। माइक्रो में यहाँ पे आते हैं हमारे आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, ठीक है। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो रिमेंबर दैट कि पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर होता है बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which weed was first biologically managed by the use of an insect? Options are Parthenium, Hysterophorus, second Eichhornia crassipes, next Lantana camara and none. So ये जो फिगर है ये उसी वीड का फिगर है, ठीक है। क्वेश्चन इज कौन सा वीड है जिसको फर्स्ट टाइम पहली बार बायोलॉजिकली कंट्रोल करा था बाय द यूज़ ऑफ एन इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट था, मैं आपको पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो बीटल था, एक बीटल था। उस बीटल का यूज़ करके उस वीड को सबसे पहली बार कंट्रोल करा गया है, दैट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो सबसे पहली बार कौन सा वीड था जिसको इंसेक्ट के थ्रू कंट्रोल करा, दैट इज़ ऑप्शन थर्ड, लेंटाना कैमेरा इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले लेंटाना कैमेरा जो वीड था, ये फिगर जो है लेंटाना कैमेरा का है। ये एक डाइकॉट वीड होता है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। इसमें थोड़े से पिंकिश ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहली क्या था, इंसेक्ट का यूज़ करा, पर्टिकुलरली वो बीटल्स का यूज़ था इसमें। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें जैसे पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस है, ठीक है, बहुत फेमस वीड है, इसको नॉक्सियस वीड भी बोलते हैं। इट इज़ पार्थीनियम को नॉक्सियस वीड की कैटेगरी में रखा गया है। और पार्थीनियम का अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो पार्थीनियम के लिए भी हम एक इंसेक्ट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। ये एक इंसेक्ट है, ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोराटा इंसेक्ट है। इसका यूज़ हम करते हैं पार्थीनियम जो वीड है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, दैट इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल। इकॉर्निया क्रासिपिस की अगर बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कॉमनली हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। तो वाटर हाइसिंथ से आप समझ रहे होंगे कि ये एक हमारा एक्वेटिक वीड है जो पानी में पाया जाता है, ठीक है। इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम मेनली क्या यूज़ करते हैं, जो हमारा वाटर हाइसिंथ है इसके लिए हम कंट्रोल करने के लिए जो बायोलॉजिकली कंट्रोल मेथड होता है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फंगस, ठीक है, राइजोक्टोनिया फंगस का हम यूज़ करते हैं। लेंटाना कैमेरा के लिए हमने इंसेक्ट में यूज़ करा था बीटल। फॉर द फर्स्ट टाइम सबसे पहले इंसेक्ट का यूज़ कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट का जो यूज़ था हम वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कर रहे थे, तो वो हम कर रहे थे लेंटाना कैमेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सप्लोजिव फर्टिलाइज़र? इनमें से कौन सा फर्टिलाइज़र है वो एक्सप्लोजिव है, यानी एक्सप्लोजिव का मतलब होता है कैच फायर ईजिली। ऑप्शन आर अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे फर्टिलाइज़र्स आप देख रहे हैं कि ये सब
फर्टिलाइजर्स जो नाम है ये सब हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स हैं ये सब। बात करते हैं इनके नाइट्रोजन कंटेंट की, तो इसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है, अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं, तो अमोनियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन परसेंट होता है इट इज़ अराउंड 33 to 35% नाइट्रोजन होती है। यूरिया तो बहुत फेमस है, बहुत नंबर 1 फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन के केस में। यूरिया में होती है 46% नाइट्रोजन। सोडियम नाइट्रेट में बहुत कम होता है, इट इज़ अराउंड 16% के पास होता है, ठीक है, 15 और 16% कम होता है। तो ये इनकी नाइट्रोजन परसेंटेज की वैल्यूज़ हैं। अमोनियम नाइट्रेट इज़ 33 to 35%, यूरिया 46% एंड सोडियम नाइट्रेट इज़ 16%। बात करते हैं एक्सप्लोसिव फर्टिलाइज़र कौन है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है अमोनियम नाइट्रेट, ये यहाँ पे सही हो जाएगा बिकॉज ये हमारा एक्सप्लोसिव फर्टिलाइज़र की कैटेगरी में आता है। एक्सप्लोसिव फर्टिलाइज़र है अमोनियम नाइट्रेट। इसको हम ईज़िली स्टोर नहीं कर सकते, ईज़िली स्टोर हम इसको नहीं कर सकते, इट कांट स्टोर ईजिली बिकॉज ये एक्सप्लोजिव है, ठीक है। तो उसको ईजिली स्टोर करना मुश्किल है क्योंकि इसका एक्सप्लोजिव टाइप का नेचर है, दैट इज़ अमोनियम नाइट्रेट। बाकी यूरिया बहुत कॉमनली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है इंडिया में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी सब्सिडीज़ भी जो हैं वो यूरिया पे दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेराइटीज़ का रिलेटेड क्वेश्चन है। वारालक्ष्मी इज़ द हाइब्रिड डेवलप्ड फॉर द क्रॉप। तो यहाँ पे सिंपल ये बताना है कि जो वैरायटी है वारालक्ष्मी ये किस क्रॉप की वैरायटी है। ऑप्शंस ऑफ कॉटन, राइस, मेज एंड वीट। तो जो क्रॉप्स और उनकी वैरायटीज़ होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी कभार पर्टिकुलरली सिंपल एक वैरायटी का नाम होगा, क्रॉप पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर उनका क्रॉस भी पूछ सकते हैं। समटाइम्स क्रॉस कैन आस्क्ड कि कौन सी वैरायटी किसका क्रॉस है वो, ठीक है। पर्टिकुलरली टाइप भी पूछ सकते हैं कि ये हाइब्रिड है या नॉर्मल वैरायटी है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस वैरायटी से बन सकते हैं। तो बात करते हैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की, तो वारालक्ष्मी सिंपल क्वेश्चन है। वारालक्ष्मी हमारी कॉटन की वैरायटी है, ठीक है, कपास यानी रुई की वैरायटी है। कॉटन की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक नेम इसका होता है गॉसिपियम स्पीशीज़, ठीक है। 2 टाइप की कॉटन्स होती हैं, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड। इसके हिसाब से इनका साइंटिफिक नेम में भी स्पीशीज़ जो है वेरी करती हैं। बात कर रहे हैं पर्टिकुलर वैराइटीज़ की, तो कॉटन में इम्पॉर्टेंट है हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है। कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी जो है कॉटन की, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी वो है हमारा हाइब्रिड 4 H4, ठीक है। इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, इसको याद रखना है। हाइब्रिड 4 H4 सबसे पहली कॉटन की वैरायटी है। किसने डेवलप करी, कब डेवलप करी, वो नाम आपको याद रखना है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो कॉटन की सबसे पहली हाइब्रिड वैरायटी है हाइब्रिड 4 जो कि डेवलप करी है बाय साइंटिस्ट जो थे, दैट इज़ C.T. पटेल। डॉक्टर C.T. पटेल ने इसको डेवलप करा है इन द ईयर 1970। दैट इज़ वाई C.T. पटेल को हम हाइब्रिड कॉटन का फादर भी बोलते हैं। दैट इज़ वाई C.T. पटेल इज नोन एज फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन इन इंडिया, ठीक है। ये हाइब्रिड कॉटन के जनक कहा जाता है डॉक्टर C.T. पटेल को, क्योंकि इन्होंने 1970 में कॉटन की फर्स्ट कॉमर्शियल हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करी थी, उसका नाम था हाइब्रिड 4 H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्सोब्रूकस चाइनेंसिस, ये साइंटिफिक नेम है। कॉल्सोब्रूकस चाइनेंसिस इज द स्टोरेज पेस्ट ऑफ। तो आप समझ रहे होंगे कि ये स्टोरेज पेस्ट है, यानी इंसेक्ट का नाम है, ये इंसेक्ट है, उसका साइंटिफिक नेम है कि कॉल्सोब्रूकस चाइनेंसिस जो है स्टोरेज पेस्ट है। किसका, क्रॉप बतानी है आपके पास ऑप्शंस हैं वीट, ग्राम, ग्राउंडनट एंड राइस। ये यहाँ पे इन शॉर्ट इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है। तो कॉल्सोब्रूकस चाइनेंसिस हमारा ये इंसेक्ट है, ये एक फिगर में आप देख सकते हैं, ये बीटल्स हैं, एक तरह की बीटल की फिगर है, तो ये बीटल होता है। और अगर इसको थोड़ा और डिटेल में देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, इसकी फर्दर डिटेल क्या है कि ये किंगडम एनिमल में आता है, ओके, दैट इज़ फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा होगा। आर्थ्रोपोडा के बारे में आप याद रखना, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं एंटोमोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं इंसेक्ट के बारे में, वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। और आर्थ्रोपोडा जो है जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम के अंदर फर्दर फाइलम्स आते हैं। तो एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो है, लार्जेस्ट फाइलम जो है वो हमारा आर्थ्रोपोडा है। फर्स्ट
नंबर पे आता है अर्थपोडा, सेकंड नंबर पे आता है हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि इसका ऑर्डर क्या है, कोलिप्टेरा है। ठीक है, बीटल है तो कोलिप्टेरा के अंदर आएगा। ग्लास इंसेक्टा है, फैमिली इसकी है क्राइसोमेलिडे। तो ये इसकी कुछ फर्दर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये कॉल्सोब्रूकस चाइनेंसिस जो है स्टोरेज पेस्ट है, यानी जब हम किसी क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद हम उसको स्टोर करते हैं गोदाम्स वगैरह में, वेयर हाउस में, तो वहाँ पे ये पेस्ट जो है लग जाता है। तो ये मेनली लगता है ग्राम में। इसका इम्पोर्टेंट जो क्रॉप है वो है ग्राम। ग्राम यानी हमारा चना जो होता है। ठीक है, तो जो चना होता है ये हमारा उसमें लगता है। तो चना साइंटिफिक नेम होगा उसका साइसर हेरिटेनियम, यानी जो चिकपी होती है, चिकपी ग्राम, बंगाल ग्राम भी बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नेम साइसर हेरिटेनियम। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज द रीजन बिहाइंड द डिसीजेस लाइक क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन, ग्रे स्पेक्स ऑफ ओट, मार्श स्पॉट्स ऑफ पीज एंड पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन। ठीक है, तो कौन सा न्यूट्रिएंट है इन सब के पीछे? इन सब के पीछे फर्स्ट है हमारा क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन। जो रुई होती है उसके पत्ते जो होते हैं वो नॉर्मल पत्ते से थोड़ा सा अलग ही श्रिंक हो जाते हैं, क्रिंकल टाइप्स के, ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन एज क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन। ये किसकी वजह से होता है? सेकंड, ग्रे स्पेक ऑफ ओट। ठीक है, नेक्स्ट है मार्श स्पॉट ऑफ पीस। जो मटर होते हैं उनमें मार्श स्पॉट्स बन जाते हैं, ड्राई ग्रेश कलर के मार्श स्पॉट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन। गन्ने में पाला ब्लाइट लग जाता है। तो ये सारे जो हमने नाम पढ़े हैं डिसऑर्डर्स के या डिसीज़ेस के, ये सब के पीछे क्या रीज़न है? ऑप्शन है मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज दोनों हैं। नेक्स्ट मैग्नीज ओनली, उसके बाद है कॉपर प्लस जिंक, देन फॉस्फोरस। सो इन सब के पीछे जो मेन रीज़न है दैट इज़ मैग्नीज, एमन। एमन स्टैंड्स फॉर मैग्नीज। ठीक है, तो ये सब मैग्नीज की वजह से होता है। बात करें अगर हम क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन, तो ये मैग्नीज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ग्रे स्पाइक ऑफ ओट भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। मार्श स्पॉट्स ऑन पी, ये भी हमारा मैग्नीज की डेफिशिएंसी से होता है। लेकिन जो पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन है, पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ये भी हमारा मेनली मैग्नीज की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। ठीक है, one thing you will correct here, जो क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन है, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन पर्टिकुलरली जो है ये मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। टॉक्सिसिटी, रिमेंबर दिस, डेफिशिएंसी नहीं, यहाँ पे टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो मेनली अगर हम सब इन जनरल सबका एक बार गो थ्रू करें तो सबके पीछे जो मेन रीज़न है, जो न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ मैग्नीज। ठीक है, सब में मैग्नीज की डेफिशिएंसी हो रही है, लेकिन जो कॉटन की क्रिंकल लीव्स है वहाँ पे मैग्नीज टॉक्सिसिटी होती है। रिमेंबर दिस। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिया है हमने एनिमल हस्बेंड्री से। ओके, एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विच इज़ इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन सा मैच जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। तो एक तरफ एनिमल्स हैं और एक तरफ है उनका पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। पार्चुरेशन अगर आपको नहीं पता तो पार्चुरेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, गिविंग बर्थ। ठीक है, अपने न्यू बॉर्न को जो बर्थ देने का प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है गोट, किडिंग, हॉर्स, फॉलिंग, शीप, लैम्बिंग, बफेलो, फैरोइंग। इनकरेक्ट मैच कौन है, यानी गलत कौन है, रॉन्ग कौन है?
तो गोट में है जो गोट का बेबी होता है उसको किडिंग बोलते हैं, बिकॉज उसके बेबी को हम किड बोलते हैं। आपको पता होगा गोट का जो बेबी होता है उसको हम बोलते ही क्या है, किड। किड से बना किडिंग। हॉर्स फाउल बोलते हैं उनके बेबी को, तो उससे बना फॉलिंग। शीप के बेबी को बोलते हैं लैम्ब, सो बना लैम्बिंग। बट लास्ट वन जो है बफेलो फैरोविंग, ये हमारा इनकरेक्ट है। ये हमारा जो मैच है ये इनकरेक्ट है। बफेलो में फर्रोविंग नहीं होता। फर्रोविंग किस में होता है, तो फर्रोविंग होता है हमारा पिग में। बफेलो की कट के यहाँ पे पिग बन जाएगा। पिग जो होता है उसके जो बेबी होते हैं उसको बोलते हैं फैरोविंग। ठीक है, अगर हम बात करें बफेलो का, तो बफेलो जो होती है हमारी, उसमें एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ या उसके पार्चुरेशन को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे बोला जाता है काविंग। इसके अलावा जो हमारी काव होती है, काव बफेलो में सेम होता है काविंग। ओके, तो फर्रोविंग होता है पिग में और बफेलो में होता है, और काव में होता है काविंग। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस करे हैं। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।